हेलो एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोग एक अगले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। प्लांट किंगडम तक के हमारे तीनों चैप्टर्स हो गए हैं। एस्पायर सीरीज में हमारे पास एनिमल किंगडम चैप्टर है। इसमें भी वैसे ही होगा, टॉपिक वाइज डिस्कशंस होंगे, फिर हर टॉपिक के साथ नीट PYQ एग्जाम्पल और एनसीईआरटी साइज के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपको पता है ये वाला बैच आपके लिए चल रहा है, फिर आपको पता है 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, फिर आपको पता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन जो कि एनसीईआरटी में लिखी जाती है कि हमने ऐसे किंगडम क्यों बनाया एनिमल का, या प्लांट का किंगडम क्यों बनाया, या मोनेरा का क्यों बनाया। तो हमें बताया गया था कि इतने सारे जीव जंतु हैं, अगर हम दुनिया में दुनिया में हम सपोजिंगली ऐसे बांटे ही ना कि डॉग कौन है, एनिमल कौन है, तो फिर कैसे हमारे लिए आइडेंटिफाई करना या उनको स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर हम हर डॉग का इंडिविजुअल नाम रखना चाहें और सबको अपने अपने नाम से याद करना चाहें तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमने कन्वीनियंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बांट रखा है डिफरेंट एक्सास में। तो देखो वही वो बोलते हैं, व्हेन यू लुक अराउंड अस यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। लेकिन हमने उन्हें बेटा क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। हमने उन्हें क्लासिफाई कर रखा है। मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी दिया गया था। 1.6 से 1.7 मिलियन के आसपास लिविंग वर्ल्ड में भी हमें बताया जाता है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये तब भी यही बताया गया था कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन वाले जो स्टेप्स होते हैं टेक्सोनॉमी के लिए जरूरी होते हैं, वही स्टेप यहाँ पर जरूरी फिर से बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन कि जब आप किसी के कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर लेते हो तो उसे कंपेयर करके बताते हो कि ये कौन से ग्रुप का रहा होगा। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमिक पोजीशन, है ना। जैसे हमने अपने आप को क्लासिफाई करके अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं कि हम क्लास मेमिलिया में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं। इस तरीके से किसी भी एनिमल की क्लासिफिकेशन उसे कुछ पर्टिकुलर पोजिशनिंग टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट में, हायरार्की में दिलवा देती है। ऐसा वो आपको यहाँ पर कह रहा है। ये उन्होंने देखो दिखाया है कि एक कैसे कैसे कितने कितने एनिमल्स हमारे पास हो सकते हैं। बर्ड्स, फिशेस, लॉयंस, इंसेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स दुनिया में देखे जाते हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? हालांकि कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं बेटा सब में, पर फिर भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते ही हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भैया जेनेरा वाइज तो मैं और लॉयन और टाइगर या कैट अलग अलग हैं, लेकिन किंगडम वाइज हम एक ही हैं। तो हमने क्लासिफाई ऐसे ही कर रखा है कि कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स भी होंगे। जैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेलुलर लेवल पे है या टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर पाए जाते हैं। जैसे बॉडी सिमेट्री, कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स 3 तरीके की सिमेट्री में है, एसिमेट्रिक, रेडियल और बायलैटरल। जैसे नेचर ऑफ सिलोम, अभी हम आगे पढ़ेंगे सिलोमेट, सूडोसिलोमेट या एसिलोमेट। जैसे पैटर्न्स ऑफ सिस्टम्स, पैटर्न ऑफ कौन कौन से सिस्टम्स, तो एनसीईआरटी में लिखा जाता है डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम्स की बात होगी बेटा? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव। लेकिन हालांकि एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव के बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करती है। जर्म लेयर्स, यानी कि हमारी बॉडी कितने लेयर से बनी है, डाइप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वैसे वाली बात। और सेगमेंटेशन, हालांकि जर्म लेयर और सेगमेंटेशन यहाँ स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ, बट इसे एक्सप्लेन कर रखा है बाद में, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है। सेगमेंटेशन मतलब क्या बॉडी प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है या नहीं है। जैसे आर्थ्रोपोडा की बॉडी डिवाइडेड होती है हेड के अंदर या थोरैक्स के अंदर, इस तरीके से बातें वो करता है। एब्डोमेन के अंदर ऐसे कोई अरेंजमेंट है या नहीं है, या अनसेगमेंटेड होती है मोलस्का की बॉडी वैसे। तो सेगमेंटेशन है, देखो यहाँ पर जर्म लेयर्स हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हैं। ये डायग्राम्स बैकग्राउंड में हल्के हल्के उसने दिखाए हैं आपको। तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो बेटा देखो कुछ ग्लोबों में तो क्या होता है, सिर्फ सेलुलर लेवल पे चीजें होती हैं, यानी मल्टी सेलुलर तो हो सकते हैं, बट वो जो है कोऑर्डिनेट करके फंक्शन नहीं करेंगे। हर सेल अपना इंडिविजुअल फंक्शन ज्यादातर केसेस में कर रहा होगा, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स एक जैसा फंक्शन नहीं करेंगे, चाहे सेल्स बहुत सारे, सब अपना अपना फंक्शन कर रहे होंगे। अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, जैसा कि स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा में हमें देखने को मिलता है। बस इस ग्रुप में मेन का बात क्या है बेटा, जो मैंने बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पहली बार हमें यहाँ पर नजर आती है, यानी अपनी अपनी एक्टिविटी अलग अलग सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या नजर आता है, डिवीजन ऑफ लेबर या एक्टिविटी, कि भाई एक को रिप्रोडक्शन करनी है किसी एक सेल को। मान लो ये वाला सेल जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है,
तो ये वाला सेल हो सकता है कि फूड फॉर्मेशन कर रहा हो या फूड कैचिंग कर रहा हो, ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कोई तीसरा सेल हो सकता है प्रोटेक्शन कर रहा हो। कई बार सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक जैसा ही फंक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू लेवल, जैसे कि सिलेंट्रेट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है निडारिया, या एक और नाम आपको एनसीईआरटी में आगे सिखाया जाएगा, टीनोफोरा। इन लोगों में बेटा इनके मीनिंग क्या है, इनको ऐसा क्यों कहते हैं, जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि इसमें नीडोब्लास्ट है, इसमें कॉम्प्लेट्स हैं, पॉरीफेरा में बहुत सारे पोर्स होते हैं बॉडी में, इसलिए आप उसे पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस कहते हैं। ऑर्गन लेवल में देखो थोड़ा सा और बेटर हो गया, यहाँ पे टिश्यू बना था, देखो हाइड्रा दिखा भी रहा है, हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर वो इसी ग्रुप में आता है, उसमें टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। ऐसा एक ही जगह पे होता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स या प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद वाले जितने भी हैं बेटा उन सब में विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटे पाई जाती है। तो ये सिंपल सी बात है कि स्पॉन्जेस में से और सिलेंट्रेट्स में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेल कहाँ है, टिश्यू लेवल। सिलेंट्रेट और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, एनिलिडा से आगे कॉर्डेट्स तक जितने भी आएंगे उन सब में पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, यानी धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ है तो सेलुलर अरेंजमेंट जो है बेटा वो कंपैरेटिवली क्या होती चली गई है, कॉम्प्लेक्स होती चली गई है। तो ये बहुत आसान है, ये देखो हमारा दिखाया उसने, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा है शायद वो, तो इसमें देखो स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, यानी एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर उस पर्टिकुलर सिस्टम को जब बनाते हैं तो बेटा हम इसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज जो देखो उसने दूसरा पॉइंट हमें सिखाया था कि पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम एंड पैटर्न्स ऑफ सिस्टम। तो पैटर्न ऑफ सिस्टम बता रहा है वो कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, या तो एक ही ओपनिंग होगी माउथ या एनस में से तो इनकम्प्लीट, और अगर दोनों ओपनिंग्स होंगी तो उसे बोला जाता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट प्लैटीहेल्मिन्थ्स में है, और अगर कंप्लीट का हमसे कभी एग्जांपल पूछा जाए तो ऑब्वियसली हम अपना ही नाम ले लेंगे कि हमारी बॉडी में जो है कंप्लीट पाया जाता है बेटा ये वाला सिस्टम। उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात होगी हमसे अगर कभी भी ऐसा पूछा जाएगा, मैमल्स कह लो या हमारी बॉडी में कह लो। सर्कुलेशन भी ऐसी है भाई, जैसे हमारे शरीर में तो क्या होता है कि कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज में से फिल्टर होता है, लिम्फ बनता है, वो लिम्फ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है सेल्स के। बट अगर इन ओपन सर्कुलेशन होती है तो उसमें जो है बेटा ब्लड जो होता है वो हार्ट से पंप होता है और सेल्स डायरेक्टली बात हो जाते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि सेल्स जो होंगे बेटा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, सेल्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। बेसिक सी बात ये है, बीच में कोई लिम्फ जैसी चीज नहीं है, इसलिए उसे बोला जा रहा है डायरेक्टली बाथड इन ब्लड। और क्लोज टाइप में बेटा आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इस तरीके की ब्लड वेसल्स होंगे जिनके डायमीटर अपने अपने अलग अलग होंगे, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा भी जाता है। वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। क्लोज के केस में क्या होगा बेटा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होंगी। तो देखो ये बहुत आसान ही है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करना। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम था, देखो यहाँ दो ओपनिंग्स दिख रही हैं शायद, और यहाँ पर एक ही ओपनिंग है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टरेशन होकर लिम्फ के थ्रू चीजें आ रही हैं। तो ओपन, क्लोज, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। मैंने पहले ही बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई ज्यादा बात हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी में इस टॉपिक के लिए नहीं की जाती है। फिर है बेटे हमारे पास सिमेट्री। तो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी भी प्लेन से बांटिए, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को इक्वल हाफ्स में नहीं बांट पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ऐसा पाया जाता है पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस में। रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे कि स्पोक ऑफ द व्हील होते हैं, आपने देखे होंगे कई बार कि अगर ये मेरी रिम ऑफ द साइकिल है तो ये जो सेंट्रल हब है इससे ऐसे स्पोक्स निकलते हैं, है ना, और इससे हर एक से बाहर का डिस्टेंस, ऑलमोस्ट यहां से बाहर का डिस्टेंस सभी स्पोक्स के लिए बराबर है। तो ऐसा ही कुछ होता है बेटा रेडियल सिमेट्री में, इसलिए उसे रेडियल भी कहते हैं। रेडियल का मतलब ही क्या है, स्पोक ऑफ द व्हील। रेडियल का मतलब ही है स्पोक ऑफ व्हील, कि भैया आप किस प्लेन को कहीं से भी पास कर दीजिए सेंट्रल एक्सिस से, यहां से, यहां से, यहां से, हमेशा बराबर ही डिवीजन आपको मिलेगी। उसे हम लोग बोलते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री। कहां पाया जाता है, तो जो हमने शुरू के फाइलम्स पढ़े होते हैं, जैसे कि निडारिया हो गया, टीनोफोरा हो गया, या एडल्ट काइनोडर्माटा हो गया बेटा, उन केसेस में यह पाया जाता है। एग्जाम्पल्स देखो इसने लिखी रखे हैं, जो मैंने बात बोली थी, बस अडल्ट वर्ड मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड कर दिया है।
तीसरा होता है, देखो ये तो एसिमेट्रिकल है, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, देखो बहुत सारे प्लेन्स में इक्वली डिवाइड होता है। तीसरा है सिर्फ एक ही प्लेन होगा जैसे बटरफ्लाई या हमारी बॉडी, जिससे हम बराबर हिस्सों में बंट सकते हैं। बाय का मतलब टू ही होता है, सिंपल सी बात है, और लैटरल का मतलब साइड होता है, यानी दो साइड्स बन सकती हैं, राइट और लेफ्ट या अप एंड डाउन। ओनली इन वन प्लेन ऐसा हो सकता है। ऐसा बेटा एनिलिडा में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, कॉर्डेट्स में, ऑलमोस्ट सब में ही। ये फिश है तो कॉर्डेट है, मोलस्का है तो देखो शेल जैसा दिख रहा है, आर्थ्रोपोडा है तो इंसेक्ट जैसा दिख रहा है, एनिलिडा है तो वॉर्म जैसा दिख रहा है, सर्कुलर वॉर्म जैसा दिख रहा है। तो सब में ही यहां पर कैसी होएगी बेटा, बायलैटरल। रेडियल इन तीनों में है जो पीछे बताए गए थे, उसके अलावा बाकी सब में ही कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री ही देखी जाती है। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। देन वी हैव जर्माइनल लेयर्स, राइट। डिप्लोब्लास्ट, डिप्लो का मतलब होता है टू बेटा, ब्लास्ट का मतलब वही जर्माइनल लेयर्स या जर्म, जो जर्मिनेट करेगी कल को। अगर पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर जर्मिनेट करने के लिए आपको दो ही लेयर्स चाहिए, जिसमें कि मेन दो लेयर्स होंगी एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो हम उसे डिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। बीच में होता है मीजोग्लिया, मीजो का मतलब है मिडल, और ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, यानी एक ग्लू जिसने बाहर और अंदर के स्ट्रक्चर्स को चिपका रखा होता है, बट उसके अंदर कोई सेल नहीं होता। मीजोग्लिया या जो मिडल ग्लू वाली लेयर होती है बेटा, ये नॉन सेलुलर होती है, राइट। इसमें ज्यादातर क्या होता है, कोलाजन होते हैं या वाटर होते हैं। इसमें ज्यादातर बेटा कोलाजन और वाटर पाया जाता है, राइट। और अगर तीनों लेयर्स है, यानी कि अब मीजोग्लिया की जगह मीजोडर्म है, तो उसे बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब थ्री, ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर। यहां पर एक और टर्म आपको बताया जा सकता है, देखो ये तो लिख ही दिया उसने, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एक्सटर्नल एक्टो, एक्टो का मतलब हमेशा होता है आउटवर्ड, एक्टो का मतलब क्या होता है बेटा, आउटर। मीजो का क्या मतलब होता है, मिडल, और एंडो का मतलब होता है इनर। तो ये तो सिंपल सी बात ही है। तो भैया सेल्स दो लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। इंटरमीडिएट लेयर मीजोग्लिया होती है, सीलेंट्रेट से निडारिया में ऐसा देखा जाता है। लेकिन एक और लेयर होती है बेटा मीजेनकाइम, पर ये देखी जाती है स्पॉन्जेस में, और ये लिविंग होती है, ध्यान रखिएगा, और ये सेलुलर भी होती है। इसमें अमीबोसाइट्स नाम के सेल्स जो हैं आपको मिलते हैं। ये कभी कभी वहां भी पाई जाती है जब हमारा हायर एनिमल्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वहां पर भी आपको ये लेयर दिखती है। तो मीजेनकाइम और मीजोग्लिया में आपको अंतर यहां पता होना चाहिए। देन वी हैव ट्रिप्लोब्लास्ट, तो सेम बात है, जर्मिनल लेयर आ गया, मेसोडर्म आ गया, बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म। फाउंड इन प्लैटिहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स, सब में ही होती है बेटा। ये जो डिप्लोब्लास्ट अरेंजमेंट है वो प्लैटिहेल्मिन्थ्स से पहले है, उसके बाद सब में यही है। जैसे हम अभी ऑर्गन सिस्टम में कह रहे थे कि प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बाद सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, ऐसे ही बेटा टिडोफोरा के बाद सब में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल उसने देखो प्लैटिहेल्मिन्थ्स का दिखा रखा है, कॉर्डेट जैसा कुछ दिखा रखा है। फिर क्या है भाई, सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है बेटा, सीलोम एक ग्रीक शब्द होता था बेटा पहले, जिसे हम कोइलोस कहते थे। ग्रीक में एक शब्द होता था कोइलोस, जिसका मतलब होता था होलो। तो बेसिकली होलो ये एक कैविटी की तरह होता है बेटा, विच इज बिटवीन, यानी कि बेसिकली ये रेफर करता है टू अ बॉडी कैविटी बिटवीन इंटेस्टिनल कैनाल एंड बॉडी वॉल, उसको बोलते हैं बेटा। देखो जैसे यहां पर अंदर ये येलो वाला एंडोडर्म है, इसके नीचे अंदर सिर्फ एक कैविटी, एंडोडर्म के बाहर कोई कैविटी, यानी इंटेस्टिनल कैनाल और बाहर की बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है, सिर्फ यहां है, फिर बाहर बॉडी वॉल है, कोई कैविटी नहीं है। इस केस में देखो यहां है, फिर एक कैविटी यहां भी पूरी है, यहां कैविटी है, बाहर है, बट उस कैविटी को मेसोडर्म ने क्या कर रखा है, बीच बीच में इंटरप्ट कर रखा है। तो ये स्यूडोसिलोम होता है, ये सिलोम, और ये क्या होता है बेटा, एसिलोम होता है। सिंपल सा एनसीईआरटी में भी यही डायग्राम होता है, दैट द बॉडी कैविटी लाइक द फर्स्ट वन विच इज लेयर्ड बाय या विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये वही है बेटा जो पीछे था, अगर आप ध्यान से देखोगे कि येलो वाला एंडो है, रेड वाला मीजो है, ब्लू वाला एक्टो है। उससे पहले पे भी बिल्कुल यही था, यही सेम कलर कॉम्बिनेशन यहां भी है। तो बॉडी कैविटी मेसोडर्म ने लाइन कर दी, तो सिलोमेट। मेसोडर्म प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउचेस, लाइन नहीं कर रहा बट स्कैटर्ड पाउचेस की तरह प्रेजेंट है ना।
कैविटी के अंदर, तो उसे बोलते हैं सूडो या फॉल्स सीलोम। ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप में होता है, एसके हेलमिन्थ्स। एसके हेलमिन्थ्स के बाद जितने हैं सब में सीलोमेट, और एसके हेलमिन्थ्स से पहले जितने हैं उसमें क्या होता है, एसिलोमेट। और प्लेटिहेलमिन्थ्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ट्रिप्लोब्लास्ट भी होता है। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ट्रिप्लोब्लास्ट है जो एसिलोमेट है, तो आंसर होता है हमेशा प्लेटिहेलमिन्थ्स या फ्लैट वॉर्म। तो इस सिलोम वाला कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमसे बहुत बार यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, हमसे उम्मीद करी जाती है कि हमें ये क्वेश्चन पता होगा। हमारे एनसीईआरटी में बॉडी वॉल एंड गट वॉल लिख देते हैं। गट मतलब वही इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बॉडी वॉल कह ले या इंटेस्टिनल कैनाल कह ले, इसमें सॉरी गट वॉल या इंटेस्टिनल कैनाल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारे लिए नहीं आएगा। फिर देखिए आगे, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है या क्यों बताई जाती है, तो कहते हैं भैया जैसे ट्रेन में होता है पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट, बिल्कुल ऐसे ही कुछ एनिमल्स में भी होता है कि भाई पहले जनरल बोगी के डब्बे हैं। किसी ट्रेन में तो सारे ही जनरल बोगी के डब्बे होते हैं। कुछ ट्रेन में क्या होता है, कुछ जनरल बोगी के डब्बे होते हैं, कुछ एसी वाले डब्बे होते हैं। तो उस हिसाब से वो कह रहा है कि इन सम एनिमल्स, ऐसा ही लिखता है एनसीईआरटी में कि इन सम एनिमल्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, हिस्सों में बटी होती है, जैसे ट्रेन हिस्सों में बटी हुई है, विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट, एनसीईआरटी में लिखा जाता है एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, कि कम से कम कुछ ऑर्गन्स की तो सीरियल रिपीटेशन है। जैसे कम से कम 5-7 तो जनरल बॉगी के डब्बे हैं, 5-7 तो एसी के डब्बे हुई हो ऐसा। और ये जो डिवीजन होती है बेटा, ये एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों होती है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों होती है। जैसा कि अर्थ फॉर्म में देखो तुम डायग्राम, ये वाला सेगमेंट भी सेम लग रहा है, ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, ऐसा लग रहा है सारे जनरल बोगी के डब्बे के अगर हम देखें तो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो सीरियल रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर जब वो बोलता है सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, मतलब पहले वाले सेगमेंट के पास, मान लीजिए ये पहला सेगमेंट है, इसके पास एक नेफ्रॉन है और इसके पास एक गैंग्लिया है और इसके इस सेगमेंट में एक ब्लड वेसल भी है, तो सेकेंड सेगमेंट के पास भी बिल्कुल यही चीज होगी, थर्ड सेगमेंट के पास भी बिल्कुल यही चीज होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, के ऊपर भी नेफ्रॉन गैंग्लिया ब्लड वेसल था नीचे वाले सेगमेंट में, और उससे नीचे वाले सेगमेंट में भी है, कि बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में और रिपीटेशन हो रही है उन सेगमेंट्स के अंदर ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। जैसे नेफ्रॉन गैंग्लिया और ब्लड वेसल की रिपीटेशन हो रही है, जैसे ट्रेन में रिपीटेशन होती है कंपार्टमेंट्स के लगातार जब ट्रेन हम देखते हैं, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं बेटा कि बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। जब ऐसा पैटर्न हमें दिखता है, और ऐसा पैटर्न हमें किस में दिखता है, अर्थ वॉर्म में ऐसा पैटर्न दिखता है कि एक के बाद दूसरे सेगमेंट में सेम टाइप ऑफ ऑर्गन या सेम टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हो रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे बेटा, रिपीट हो रहे होंगे। और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं इस फेनोमेना को, मेटामेरिज्म। जब चीजें रिपीट होती हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो इसमें भी यही दिख रहा है, 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 इसको हम बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। और इस पैटर्न को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें मेटा शब्द का मतलब होता है आफ्टर या सक्सेसिव, और मर से का मतलब होता है पार्ट्स, कि सक्सेसिव पार्ट्स या आफ्टर पार्ट, जैसे एक कंपार्टमेंट के बाद दूसरा कंपार्टमेंट ट्रेन का आता है वो एक जैसे ही है, ऐसा वो बता रहा है कि एक सेगमेंट के बाद दूसरा सेगमेंट एक जैसा ही है, तो उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। लास्ट जो एनसीईआरटी में सेगमेंट के साथ है दैट इज नोटोकॉर्ड, जो कि बेटा हमारे जिन लोगों में ये होता है, जिसको हम कॉर्ड या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कभी कभी वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट होता है और कभी कभी कन्वर्ट नहीं होता है। ये मीजोडरेबली डिराइव्ड होता है, डॉर्सल साइड पे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम कहाँ बनता है बेटा, डॉर्सल साइड पे ही बनता है। हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम वेंट्रल साइड पे कभी भी नहीं बनता है। कब फॉर्म होता है बेटा ये जनरली हमारी बॉडी में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये बनता है। नोटोकॉर्ड होगा तो कॉर्डेट्स, और हेमीकॉर्डेट तक जो उससे पहले वाले हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स। हालांकि इन्होंने काइनोडर्म ही यहां पर लिखा है। तो देखो ये बेसिक बात हमारी हो गई, नोटोकॉर्ड, मेटामेरिज्म, सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट, जर्माइनल लेयर, बायलैटरल, रेडियल वगैरह की बातें हमने यहां पर कर ली बेटा। अब अगर हम इसमें क्वेश्चंस करना चाहें, अब अगर हम इसमें क्वेश्चंस देखें बेटा,
कि इसके बेस पर आज तक क्या क्या सवाल आए हैं, तो आइए देखते हैं। देखो फिर एक ये भी दे रखा है, ये सिंपल वही है जब तक हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी की है कि एसिमेट्रिकल कौन होता है, पॉरीफेरा, एसिलोमेट कौन है, टिनोफोरा तक वाले हैं, सीटोसिलोम कौन है, एस्केलमिन, बात वाले सारे ट्रूसिलोम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का यहाँ पर उसने दोबारा बताया। एनिमल्स में सब मल्टी सेलुलर ही रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, ये पता होना चाहिए हमें। जैसे व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन। तो भाई देखो, अगर आप कोई कॉमन ग्राउंड ही रखो क्लासिफिकेशन करने का, तो पहली दिक्कत तो आएगी लैक ऑफ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कि बिना एक बेसलाइन ग्रुपिंग के आप मिलियंस ऑफ एनिमल्स को पढ़ नहीं पाओगे। मिसप्लेसमेंट होएगी, सुपरफिशियल ट्रेड्स देखकर आप बैट्स और बर्ड्स को हो सकता है एक ही ग्रुप में रख दो क्योंकि दोनों उड़ रहे हैं, बट एक मैमल एक बर्ड है। ऑब्स्कर्ड फाइलोजेनी, आप कभी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ठीक से एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे जब तक कोई आपने कॉमन ग्राउंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं रखा होगा। टैक्सोन आइडेंटिफिकेशन भी हमारा ठीक से नहीं हो पाएगा, हम कोई नई स्पीसीज ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डाटा हमारा इनकंसिस्टेंट रहेगा। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें हमें आएंगी। स्टेप्स क्या लेंगे, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था बेटा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने अभी सीखा वही करेंगे कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का बॉडी सिमेट्री देखेंगे, जर्म लेयर सेगमेंटेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे उस हिसाब से उसे किसी ग्रुप में रखा जाए। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन वही वाली चीज होगी। हाउ यूजफुल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी इन सिलोम्स, बिल्कुल, अगर कोई कैविटी नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये प्लेटेलमेंट से उससे पहले का है। कैविटी स्कैटर्ड है, मेसोडर्मल पाउच इंटरप्ट कर रहे हैं तो वेस्केलमेंट से, वरना सारे क्या हैं आगे वाले सिलोमेट्स है, तो बिल्कुल ही हमारे काम का है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो जाती है तो उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं, बाहर करनी पड़ती है तो एक्स्ट्रा। जैसे हमारे अंदर स्पॉन्जेस में इंट्रा है, बट हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था चीफ सेल्स में से एंजाइम बाहर निकलते हैं, है ना, पेप्सिन वगैरह, और वो डाइजेशन करते हैं, या HCl बाहर निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल्स और जो चीफ सेल्स होते हैं उनमें से HCl और ये सब बाहर निकल, यदि बाहर निकल के करना है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हम जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। और इंटरसेलुलर डाइजेशन किस में होगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्पॉन्जेस में होती है, प्रोटोजोआ में होती है और कभी कभी निडारिया में भी होती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इनसाइड फूड वैक्यूल्स लाइसोसोमल डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं। यहाँ पर ग्लैंड सेल जैसे मैंने भी बताया था, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स आएंगे। लिमिटेड होगी, वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन बड़ी हो सकती है। यहाँ पर सेल से एक्सोसाइटोसिस होगी, वहाँ पर आप एनएस या माउथ से चीज़ों को बाहर भेजते हैं जैसे अपनी बॉडी में हम करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है भाई, डायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा लार्वा नहीं बनता। लार्वा का मतलब बेसिकली होता है मास्क करना। जैसे अगर मैं कैटरपिलर के डेवलपमेंट को देखूं, है ना, और अगर मुझे उसकी लाइफ साइकिल नहीं पता है तो मैं उसे देखकर कभी नहीं बता पाऊंगा कि ये कल को एक विंग्ड इंसेक्ट या बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने वाला है। यानी उसकी वो जो स्टेज होती है वो मास्क कर लेती है कि उसका अडल्ट कैसा दिखेगा, या घोस्ट कर देती है उस चीज़ को, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लार्वा नहीं बनता है और यहाँ पे लार्वा बनता है। तो देखो यहाँ लार्वल स्टेजेस होती हैं या लार्वल स्टेजेस नहीं होती हैं। ऑस्प्रिंग रिजेंबलेंस जो होता है डायरेक्टली क्लोजली रिजेंबल होता है बेटा। लार्वा मैंने बताया था मास्क करता है, इसलिए वो बड़े से बिल्कुल अलग होगा। जैसे हम बोल देते हैं फ्रॉग का जो लार्वा टेडपोल है उसमें गिल्स होती हैं, बट एडल्ट फ्रॉग में नहीं होती हैं। मेटामॉर्फोसिस यानी कोई चेंज नहीं होगी मॉर्फोलॉजी में, ज़्यादा रिजेंबल ही करेगा वो शुरू से, ये रिजेंबल नहीं करेगा, बाद में चेंज होएगा। सिमिलर फूड सोर्सेज होते हैं, यहाँ पर सिमिलर फूड सोर्सेज होना जरूरी नहीं है लार्वा और एडल्ट का। अर्थ फॉर्म्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स और मैमल्स, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फ्रॉग का टेडफोल, बटरफ्लाई का कैटरपिलर या स्टारफिश या एस्करेज जो होंगे बेटा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आएंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें पता होनी चाहिए, कोई बहुत मुश्किल बात यहाँ पर हमसे नहीं करी गई है। बेसिकली बस वो कह रहा है कि उसको देखकर आप गेस नहीं कर सकते कल को किस में कन्वर्ट होने वाला है। एग्जाम्पलर देख लेते हैं। Some animal groups body is divided into compartments with serial repetition, तो इसे मेटामेरिज्म कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था बेटा। This characteristic feature is called as मेटामेरिज्म। फिर ये कॉलम डिवीजन है बेटा, तो ऑर्गन लेवल और ऐसा बताना है तो देखो टिश्यू लेवल ओबिलिया होगा, सी के साथ 4 देखो किस में है, ए के ऑप्शन में है शायद, है ना, इसी में है। डी के साथ 1 ऑर्गन सिस्टम लेवल फेरेटेमा, बिल्कुल ठीक है। ए के साथ 2 सेलुलर एग्रीगेशन, ए के साथ 2 ऑर्गन लेवल फेसिकोला प्लैटेलमेंस, बिल्कुल ठीक है। बी के साथ 3 सेलुलर रेगुलेशन स्पॉन्जिला, बिल्कुल ठीक है। पॉरीफेरा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन दिस एंड दिस इन सम एनिमल्स, द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो सूडोसिलोम हो गया बेटा वो सीधा सीधा सा।
अगर लाइन नहीं है तो नीट PYQ देखते हैं तो एक प्लेन है जो पास कर रहा है थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। ठीक है। फाइलम मेकेनोडर्मेटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा रेडियल, जी नहीं, सिर्फ एडल्ट होता है बेटा, लार्वा वहां पर बायलैटरल होता है जैसा कि बताया गया था। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अच्छा बोथ पे टिक हो गया शायद गलती से यार, डी ऑप्शन, 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट। रिसर्चर ने देखा कि एडल्ट एनिमल है, कैविटी है विद प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टुवर्ड द एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? तो बेटा ये स्यूडोसिलोम होता है, क्योंकि अगर बॉडी कैविटी उसने बता दी है, ऑब्जर्व्ड है कैविटी, और कहीं पर दिख रही है कहीं पर नहीं दिख रही है, यानी कि इंटरप्शन हो रहा है मेसोडर्म से, तो आंसर हो गया स्यूडोसिलोम। एलिड्स ट्रू सिलोमेट है, हाँ इसमें आंसर यही है बेटा, क्योंकि सारे ओनली है। पॉरीफेरेंस स्यूडोसिलोमेट है, जी नहीं, पॉरीफेरेंस ए सिलोमेट है। एस्केल्विन स्यूडो है, जी नहीं, सिलोम है। प्लेटेल्विन स्यूडो है, जी नहीं, ए सिलोम है, ए सिलोमेट। तो यहां पर आंसर हो गया ए ओनली। बायलैटरल सिमेट्री एंड ए सिलोमेट मैंने अभी बताया था, पूछा जाता है आपसे। प्लेटेल्विन्स इससे पहले रेडियल होते हैं सारे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम्स विद सेगमेंटेशन, तो एलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। मैंने बताया था मोलस्का में ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, तो मोलस्का 3 ऑप्शंस में था, ये तीनों आंसर्स यहां पर हो जाते थे कैंसिल। तो ये बेटा देखो यहाँ तक के टॉपिक के आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको फिर भी हमसे कोई कांटेक्ट करना है काउंसलिंग या किसी भी प्रकार का, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और कोई इंडिविजुअल किसी को क्लासेस चाहिए या कुछ, तो वो भी बात हमसे कर सकता है। अब अगला लेक्चर जो आएगा बेटा वो कल आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे अहेड।